नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की प्लेलिस्ट में व्यवसायों में वित्त पोषण की इस दूसरी लर्निंग वीडियो में समझेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग, हिस्सेदारी से वित्त पोषण को, वेंचर कैपिटल को, ग्रांट और सब्सिडीज को, क्राउड फंडिंग को और दूसरे सरकारी कार्यक्रमों से किसी व्यवसाय के वित्त पोषण के बारे में। सभी प्रकार के इन वित्त पोषण की मेरिट, डीमेरिट और कंपैरिजन भी समझा जाएगा। और हमारी जो पहली वित्त पोषण की लर्निंग वीडियो थी उसमें हमने इंटरनल फाइनेंसिंग और कर्ज लेके डेब्ट फाइनेंसिंग को भी जाना था। इन दोनों वीडियो से व्यवसायों में वित्त पोषण आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी भी व्यवसाय के लिए भविष्य में क्या कार्य योजनाएं रहेंगी, किस तरह से विस्तार किया जाएगा, इस हेतु सूचना आधारित सही निर्णय लेने के लिए वित्तीय अनुमान और वित्तीय प्रक्षेपण, फाइनेंशियल एस्टिमेट और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी व्यापार के विस्तार और सुचारू प्रबंधन के लिए वित्त पोषण के जो साधन है वो हमें बताते हैं कि हमें किस अलग अलग तरीकों से व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूंजी की व्यवस्था करनी है। और जब हम किसी परियोजना या व्यवसाय के लिए आंतरिक तरीकों से या बाह्य साधनों से वित्त पोषण के साधन का चयन करते हैं तो इस चयन प्रक्रिया में सही निर्णय हमारी पूरी परियोजना या व्यवसाय की समग्र रूप से जो वित्तीय व्यवहार्यता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, उस पर सबसे महत्वपूर्ण असर रखती है। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम इक्विटी फाइनेंसिंग अर्थात हिस्सेदारियों से, शेयर से वित्त पोषण के बारे में समझेंगे। गवर्नमेंट के ग्रांट और सब्सिडी, अनुदान और माली मदद को जानेंगे। क्राउड फंडिंग क्या है, जन सहयोग से किस तरह से पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। सरकारी कार्यक्रमों और ऋणों के बारे में भी चर्चा करेंगे और इन सभी वित्त पोषण के तरीकों की परस्पर तुलना करते हुए फायदे और नुकसानों को जानेंगे। आज की हमारी पहली फाइनेंसिंग है इक्विटी फाइनेंसिंग या शेयर हिस्सेदारी से वित्त पोषण। इक्विटी फाइनेंसिंग या हिस्सेदारी वित्त पोषण में हम कंपनी के शेयर को पब्लिक में अनाउंस कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से सबके लिए उसकी पेशकश कर सकते हैं, या कुछ वित्तीय संस्थान या बड़े निजी निवेशकों को शेयर जारी करके पूंजी जुटाई जा सकती है। जो इक्विटी फाइनेंसिंग से पूंजी जुटाई जाती है उस पर बैंक के कर्ज लिए हुए पूंजी की भांति ब्याज चुकाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो लाभांश में से एक हिस्सा हिस्सेदार पूंजी निवेशकों को देना पड़ता है। साथ ही साथ जो शेयर होल्डर होते हैं वो व्यवसाय के स्वामित्व और नियंत्रण पर भी अपना दखल अंदाज रख सकते हैं। कंपनी की पूंजी में जिन निवेशकों ने इक्विटी के मार्फत निवेश किया है वो न केवल लाभांश में हिस्सा लेंगे, वो अपने शेयरों की संख्या के आधार पे कंपनी के निर्णयों में वोट का भी अधिकार रखते हैं। और अक्सर कंपनी के कठिन समय में जो निर्णय होते हैं उसमें शेयर हिस्सेदारों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब कोई कंपनी इक्विटी से पूंजी इकट्ठा करती है तो व्यवसाय का जोखिम भी इक्विटी निवेशकों के साथ संलग्न हो जाता है। यदि ऐसा कोई व्यवसाय जिसमें लोगों ने इक्विटी से फाइनेंस किया है और वो व्यवसाय विफल हो रहा है तो निवेशकों को सीधा नुकसान होता है, उन्हें प्राप्तियां नहीं होती हैं। लेकिन अगर कंपनी लाभ कमाती है तो लाभ का एक निर्धारित हिस्सा लाभांश के रूप में इक्विटी निवेशक के लिए भविष्य की कमाई भी साबित होता है। कई बार कंपनी के बहुत बेहतरीन कार्यकुशल प्रदर्शन के कारण शेयर के मूल्यों में भी अभिवृद्धि होती है और अक्सर ये अभिवृद्धियां जो शेयर के मूल्य में बढ़ोतरी होती है वो लाभांश की प्राप्ति से भी बड़े मान की हो जाती है। और क्योंकि शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं तो ऐसी स्थिति में शेयर धारक को शेयर का मूल्य बढ़ने से भी बड़ा लाभ हो सकता है। शेयर हिस्सेदारी कॉमन स्टॉक सामान्य प्रकार के शेयर हैं जिसमें कोई कंपनी सभी शेयर धारक पूंजी निवेशकों को कंपनी के मामलों में वोट देने, लाभांश प्राप्त करने और कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी का अधिकार देती है। और इस तरह के सामान्य शेयर या कॉमन स्टॉक के द्वारा कंपनियां पूंजी उपलब्ध कराने के लिए निवेशकों को कंपनी के स्वामित्व में
हिस्सेदारियों को बंटवारा करती है। इस तरह के जो कॉमन स्टॉक होते हैं वो डेब्ट फाइनेंसिंग, ऋण पोषण की भांति निवेशकों को पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता, मूल और ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह के शेयर धारकों का कंपनी की संपत्ति पर भी कोई दावा नहीं बनता है और कंपनी शेयर धारकों को इस तरह के कॉमन स्टॉक, सामान्य शेयर करके पूंजी प्राप्त कर सकती है। शेयर धारकों को बगैर मालिकाना हक दिए हुए व्यवसाय के निर्णय करने में वोट देने और लाभांश में हिस्सा प्राप्त करने की सुविधा देती है। एक दूसरे प्रकार की शेयर पसंदीदा स्टॉक है, प्रीफर्ड स्टॉक है, जो वस्तुतः डेब्ट, ऋण और इक्विटी दोनों की विशेषताओं को जोड़ लेता है। और किसी के पास अगर प्रीफर्ड शेयर स्टॉक है तो उसे एक निश्चित पूर्व निर्धारित लाभांश का भुगतान और शेयर में जो पूंजी वृद्धि होती है उन दोनों का लाभ मिलता है। एक प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर को, पसंदीदा स्टॉक के धारक को, जो कॉमन स्टॉक के शेयर होल्डर होते हैं उनसे पहले लाभांश प्राप्त करने का हक होता है। इनकी लाभांश की दर भी आमतौर पे नियत और पूर्व निर्धारित होती है और आमतौर पे लाभांश स्टॉक के मूल मूल्य का कुछ प्रतिशत रूप में रखा जा सकता है। यदि किसी समय काल में व्यवसाय या परियोजना को लाभ नहीं होने से जो सामान्य शेयर होल्डर होते हैं, कॉमन स्टॉक वाले, उन्हें तो लाभांश नहीं मिलेगा, लेकिन प्रीफर्ड स्टॉक के शेयर होल्डर का ऐसा छूटा हुआ लाभांश बाद में जब कभी भी कंपनी लाभ प्राप्त करेगी तो देना होगा। और आमतौर पे कॉमन स्टॉक को लाभांश देने से पहले प्रीफर्ड स्टॉक के शेयर होल्डर्स को निर्धारित लाभांश दिया जाता है और हम कह सकते हैं कि प्रीफर्ड स्टॉक को लाभांश प्राप्ति में एक प्रकार की प्राथमिकता प्राप्त है। लेकिन इन प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर को कंपनी के मामलात में जिस तरह से कॉमन स्टॉक वाले सामान्य शेयर होल्डर को मतदान की सुविधा होती है वैसी सुविधा प्राप्त नहीं है। कुछ कंपनियां शेयर धारकों को प्रीफर्ड स्टॉक देने के बाद ये विकल्प भी देती है कि अगर वो चाहें तो अपने प्रीफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक में बदल सकते हैं। प्रीफर्ड स्टॉक में लाभांश की दर पूर्व निर्धारित होती है और वो निश्चित और नियमित मिलना भी निर्धारित होता है, लेकिन कॉमन स्टॉक में लाभांश की मात्रा पूर्व निर्धारित नहीं है। अगर कंपनी अधिक मुनाफा कमाती है तो कॉमन स्टॉक को लाभांश ज्यादा मिलेगा और कंपनी का अगर मुनाफा नहीं है तो कॉमन स्टॉक को लाभांश भी प्राप्त नहीं होगा। हम प्रीफर्ड स्टॉक के फायदों में यूं समझ सकते हैं कि जब प्रीफर्ड स्टॉक कोई कंपनी जारी करके पूंजी निवेश प्राप्त करती है तो वो पहले से मौजूद जो कॉमन स्टॉक के हिस्सेदार हैं उन हिस्सेदारों के स्वामित्व और वोटिंग अधिकारों को कम नहीं करती है। अर्थात प्रीफर्ड स्टॉक के लोग पूंजी तो निवेश करते हैं लेकिन कंपनी मामलात में दखलंदाजी नहीं रखते हैं। वो पहले से जो कॉमन स्टॉक के शेयर होल्डर थे उन्हीं के पास एज इट इज बरकरार रहता है। साथ ही साथ जो प्रीफर्ड स्टॉक के शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पूंजी निवेश किया है उन्हें एक निश्चित लाभांश दर के साथ नियमित रूप से आय प्राप्त होगी। और जो सेफ और सिक्योर्ड इनकम चाहते हैं उनके लिए प्रीफर्ड स्टॉक हमेशा एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। प्रीफर्ड स्टॉक के कुछ दोष भी हैं। अगर कंपनी लगातार लाभप्रद स्थितियों में नहीं है, लाभांश अर्जित नहीं कर रही है, उन स्थितियों में भी प्रीफर्ड स्टॉक के जो पूंजी निवेशक हैं उन्हें लाभांश का भुगतान करना एक तरह का दायित्व हो जाता है और कंपनी कर्ज के कुचक्र में जैसे फंसती है वैसी स्थितियां आ सकती है। किसी कंपनी में अगर प्रीफर्ड स्टॉक निवेशक काफी मात्रा में उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थितियों में कंपनियों के लिए भविष्य में कोई अतिरिक्त वित्त पोषण जुटाना कठिन हो जाता है, क्योंकि कंपनी की साख में पसंदीदा स्टॉक होल्डर की देनदारी एक प्रश्न चिन्ह बना देती है। अगर एक कंपनी बहुत अधिक लाभांश अर्जित कर रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, तो उसमें पसंदीदा स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को एक निश्चित लाभांश ही मिलेगा, उन्हें तेज वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति में उनके जो स्टॉक हैं उनकी पूंजी वृद्धि तो सीमित रहेगी और कॉमन स्टॉक के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर की पूंजी वृद्धि का मान अधिक रहेगा।
कंपनी और निवेशकों के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग हिस्सेदारी वित्त पोषण के लाभ को समझते हैं। इस तरह की वित्त पोषण का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि कंपनियों को कर्ज पे मूल और ब्याज वापस करना होता है, लेकिन हिस्सेदारी वित्त पोषण में निवेशकों का पैसा वापस नहीं देना पड़ता और निवेशक कंपनी के लेनदार नहीं होते हैं बल्कि हिस्सेदारी के स्वामी होते हैं। और अगर कोई व्यवसाय दिवालिया हो जाता है तो कंपनी के साथ साथ निवेशकों का भी पैसा डूब जाता है। कॉमन स्टॉक में डेब्ट फाइनेंसिंग ऋण वित्त पोषण के अनुसार मासिक मूल का कोई अंश और ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः अगर कोई कंपनी में शेयर फाइनेंसिंग है, हिस्सेदारी वित्त पोषण है, इक्विटी फाइनेंसिंग है, तो उसको डे टू डे अफेयर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस परिचालन खर्चे प्राप्त करने के लिए ज्यादा नगद राशि की उपलब्धता हो जाती है। जब कोई कंपनी हिस्सेदारी वित्त पोषण करती है तो उसके निवेशक भी समझते हैं कि नए व्यवसाय को जमने में समय लगता है और कोई व्यवसाय हिस्सेदारी वित्त पोषण के पूंजी निवेश से इस दबाव में नहीं रहेगा कि उसे तत्काल कम समय में ही लाभ अर्जित करके मूल और ब्याज की किस्तें देनी है, बल्कि वो ज़्यादा सहजता से अपने परिचालन को पूंजी निवेश से बेहतर करते हुए ज़्यादा विस्तार और लाभ की स्थितियां प्राप्त कर सकता है। इक्विटी फाइनेंसिंग या हिस्सेदारी वित्त पोषण के कुछ नुकसान भी समझे जा सकते हैं। जब कोई कंपनी शेयर के मार्फत पूंजी निवेश आमंत्रित करती है, इक्विटी फाइनेंसिंग हिस्सेदारी वित्त पोषण का उपयोग करती है, तो उसे अपने एक हिस्से के स्वामित्व को भी छोड़ना पड़ता है। और अगर निवेश ज़्यादा जोखिम भरा होता है तो निवेशक भी अपनी कंपनी के मामलों में हिस्सेदारी अधिक चाहेगा। और इस तरह के हिस्सेदारी वित्त पोषण के बाद कंपनी के जो शुरुआती और पुराने जो प्रमोटर हैं वो ही केवल मालिक नहीं रहते। निर्णय लेने के लिए ऐसे शुरुआती प्रमोटर और पुराने स्वामियों को बाद के निवेशकों से भी परामर्श प्राप्त करना पड़ता है। और यदि बाद के निवेश से कोई निवेशक के पास कंपनी की कुल पूंजी में 50% से भी अधिक हिस्सा हो जाता है तो कंपनी का मालिकाना अधिकार भी उस निवेशक के पास पहुंच जाएगा। वेंचर कैपिटल या उद्यम पूंजी उस प्रकार के वित्त पोषण है जो कुछ विशेष प्रकार की फर्मों या निवेशकों के द्वारा उन उद्यमों में किए जाएंगे जो स्टार्टअप है, प्रारंभिक चरण में ही हैं या जिनमें बहुत अधिक विकास की क्षमता है। तो ऐसी शुरुआती दौर की स्टार्टअप कंपनियों में और उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों में विशेष प्रकार के फर्म या निवेशकों के द्वारा किया गया पूंजी निवेश उद्यम पूंजी या वेंचर कैपिटल कहलाता है। और ऐसे स्टार्टअप या हाई ग्रोथ एरिया वाली कंपनियों में काम करते समय पूंजी निवेश करते हुए जोखिम निश्चित रूप से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सही तरीके से जोखिम पर नियंत्रण किया जावे तो इनमें लाभांश प्राप्त करने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है। किसी उद्यम पूंजीपति द्वारा नए उद्यम या अधिक विकास क्षमता वाली कंपनी में पूंजी निवेश किया जाता है तो वो न केवल पूंजी निवेश करता है बल्कि कंपनी को बढ़ोतरी करने में, ग्रोथ करने में अपनी तकनीकी और विशेषज्ञता सहायता भी देता है। इसके लिए वो लगातार स्टार्टअप कंपनी के साथ या उच्च विकास क्षमता वाली हाईटेक कंपनी के साथ परामर्श करता है, अपने स्वयं के औद्योगिक संपर्कों और साधनों का सहयोग भी प्रदान करता है। तो ये दोनों है, पूंजी का निवेश भी करना और बाद में नर्चरिंग सहयोग देते हुए ग्रोथ में मदद करना। समझते हैं वेंचर कैपिटल फंडिंग या उद्यम पूंजी निवेश कैसे काम करती है। वेंचर कैपिटल फंडिंग में जिस उद्यमी को वित्त पोषण की आवश्यकता होती है वो अपने बिजनेस के आइडिया को, व्यावसायिक विचार को उन उद्यम पूंजी फर्मों या निवेशकों के सामने पेश करता है और उन्हें अपनी बात समझाता है। उद्यम पूंजी फर्म या निवेशक जो पूंजी चाहता है उसकी व्यावसायिक विचार और क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि इस व्यवसाय में पूंजी निवेश करना उचित है तो वो उसी अनुरूप पूंजी निवेश करते हैं और वो व्यवसाय में इक्विटी हिस्सेदारी के बदले आवश्यक पूंजी प्रदान करते हैं। और ऐसे उद्यम पूंजी निवेशक नए स्टार्टअप या अधिक ग्रोथ वाली कंपनी को विकास में शुरुआती दौर में मदद करते हैं और बाद में या तो आईपीओ या किसी दूसरे तरीके से अपने पूंजी निवेश को वहां से बाहर निकालने का लक्ष्य भी रखते हैं, क्योंकि ऐसे उद्यम पूंजी निवेशकों को कोई दूसरा बिजनेस आइडिया में
पूंजी इन्वेस्ट करने का समझ भी बन सकती है। तो वो किसी स्टार्टअप या अधिक ग्रोथ वाली कंपनी में ज़्यादा लाभांश के लिए पूंजी निवेश भी करते हैं, उसकी ग्रोथ में अपने कंसल्टेशन से और संबंधों से मदद भी करते हैं। और जब लगता है कि अब यहाँ रिटर्न जो शुरुआती नई कंपनी में ज़्यादा आने वाले थे वो हमने प्राप्त कर लिए हैं, तो वो अपनी पूंजी को किसी दूसरे नए स्टार्टअप के लिए वहां से निकालकर दूसरी जगह लगाने का भी निर्णय करते हैं। जानते हैं ग्रांट और सब्सिडी, अनुदान और माली मदद से वित्त पोषण कैसे होता है। सरकारें या कुछ मानव हितकारी संगठन या फाउंडेशन कुछ विशिष्ट प्रकार की परियोजनाएं या गतिविधियों के लिए अनुदान या सब्सिडी की व्यवस्था रखते हैं, और ऐसी ग्रांट्स अनुदान को जिस विशेष परियोजना ने पाया है इसे वापस नहीं देना पड़ता। कई सरकारी पहलों में कुछ खास प्रकार की परियोजनाओं में सब्सिडी के तौर पे ब्याज पर होने वाले ऋण में पूरी आंशिक छूट प्रदान की जाती है। किसी व्यवसाय में इस तरह के अनुदान और सब्सिडी के वित्त पोषण अवसरों की पहचान करने के लिए व्यवसायी को सरकारी योजनाओं का पता लगाना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जो नए रिसर्च प्रोडक्ट हैं, इनोवेटिव नवाचार के आइडिया हैं या सामाजिक सरोकारों से संबंधित व्यापार हैं, उनके वित्त पोषण के लिए सरकारी अनुदान और सब्सिडी एक बेहतरीन पूंजी निवेश साधन है। सरकारी अनुदान या ग्रांट्स और सब्सिडी माली मदद अक्सर बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होती है। अनेक व्यवसाय और योजनाएं जो सीमित सरकारी फंडिंग होती है उसके बीच में प्रतिस्पर्धा करते हैं। कई बार सरकारी ग्रांट या सब्सिडी के लिए आवेदन करने की और चयन करने की प्रक्रिया काफ़ी कठोर हो सकती है, और केवल वही व्यक्ति या परियोजना या व्यापार अनुदान या सब्सिडी प्राप्त कर सकता है जो सभी प्रकार के पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब कोई व्यवसाय या परियोजना अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करती है तो उसे विशेष प्रकार की शर्तें और कुछ संगत नियमों की अनुपालना करना भी जरूरी हो जाता है। और परियोजना के संचालन के दौरान अनुदान और सब्सिडी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अतिरिक्त प्रशासनिक और दस्तावेज बनाने के कार्य भी करने पड़ते हैं। किसी भी व्यवसाय के लिए अनुदान या सब्सिडी आवेदन करने में काफ़ी समय लगता है, प्रयास लगते हैं, और इसमें ये भी पूर्व निर्धारित नहीं है कि सफलता मिलेगी, संशय भी रहता है। साथ ही साथ अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदंडों को समझना और उन्हीं शर्तों के अनुसार योजना प्रस्तुत करने के लिए गहन शोध, विस्तृत प्रस्ताव, जरूरी प्रयास और सभी तरह के सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता भी रहती है। जब कोई व्यवसाय या परियोजना अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करती है तो उसे धन का उपयोग करने से संबंधित कुछ प्रतिबंधों की भी पालना करना जरूरी हो जाता है। अनुदानित संस्था या सब्सिडी प्राप्त संस्थान व्यवसाय में जो संसाधन होते हैं उनको अपनी मर्जी से लचीलेपन के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसे जो वित्त पोषण का अनुदान देने और सब्सिडी प्राप्त करने के जो समझौते होते हैं उनमें उल्लेखित जितने भी निर्दिष्ट उद्देश्य होते हैं उनकी पालना करना भी जरूरी हो जाता है। अगर कोई व्यवसाय या परियोजना वित्त पोषण के स्रोत के रूप में केवल अनुदान या सब्सिडी पर निर्भर रहती है और अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करने में कोई संकट आ जाता है तो निश्चित रूप से व्यवसाय या परियोजना भी संकट में आ जाएगी। अनेक बार अनुदान देने वाले सरकारी योजना या जनहितकारी संगठन में भी फंडिंग में कटौती हो सकती है, सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है, वो भी व्यवसाय या परियोजना के वित्त पोषण में बड़ा जोखिम भरा है। इसलिए अनुदान और सब्सिडी का समर्थन लगातार उपलब्ध रहे वो नितांत आवश्यक हो जाता है। किसी व्यवसाय या परियोजना को वित्त पोषण के लिए अनुदान या सब्सिडी की चाहना करने से पहले उसे क्या विशिष्ट आवश्यकताएं, लक्ष्य और पात्रता मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा, बाद में किस तरह के प्रतिबंधों के साथ व्यवसाय करना होगा, इन सभी का क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, पक्ष और विपक्ष के दोनों पहलुओं का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करके ही अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करने की चाहना करनी चाहिए। प्रचलित क्षेत्र जिनमें अनुदान या सब्सिडी उपलब्ध हो सकती हैं वो निम्नानुसार हो सकते हैं। अनुसंधान और विकास के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अनुदान कई सरकारी योजनाएं और संगठनों के द्वारा दिया जाता है जो नए
खर्चीले अनुसंधान और विशेष प्रकार की विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। अनेक सरकारें लघु व्यवसाय के लिए भी, जो रोजगार उत्पन्न करती है, आर्थिक विकास करती है, उनके लिए अनुदान देती है और इसके लिए नव उद्यमी को छोटे व्यवसाय की लागत, विस्तार और परिचालन में व्यय में सहायताएं अनुदान और सब्सिडी के द्वारा दी जा सकती है। इन दिनों पर्यावरण की चिंता को देखते हुए, पर्यावरण और परिवेश को देखते हुए ऊर्जा दक्षता के लिए भी अनुदान उपलब्ध हो रहे हैं और ऐसे ऊर्जा दक्षता अनुदान का जो उद्देश्य है वो व्यवसायों को ज्यादा ऊर्जा कुशल तकनीकें, प्रौद्योगिकी और व्यवस्थाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है और इसके लिए वो अपने प्लांट और मशीनरी में मॉडिफिकेशन या परिवर्तन करने के लिए अनुदान और सब्सिडी का उपयोग कर सकती है। कई बार सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार के इच्छुक व्यवसायों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए भी अनुदान देती है। कुछ खास तरह के उद्योग जो कृषि, प्रौद्योगिकी या स्वास्थ्य सेवा या आईटी जैसी इंडस्ट्री में हैं, तो उनके लिए भी विशेष प्रकार के अनुदान उपलब्ध हो सकते हैं। तो कुछ उद्योग से संबंधित विशेष प्रकार के भी अनुदान हो सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया की पहुंच के कारण इन दिनों क्राउड फंडिंग, जन सहयोग से भी वित्त पोषण की संभावनाएं बन गई है और क्राउड फंडिंग में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में और व्यक्तियों से छोटी छोटी मात्रा में पूंजी को इकट्ठा करके व्यवसाय अपना वित्त पोषण कर सकता है। क्राउड फंडिंग से कोई व्यवसाय न केवल धन तक अपनी पहुंच बनाता है, बल्कि वो एक व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त करता है। इस तरह का क्राउड फंडिंग से वित्त पोषण किसी भी नए उद्यम, स्टार्टअप या पहले से संचालित व्यापार को अपने समर्थक और निवेशकों के बड़े समूह के पास पूंजी प्राप्त करने की पहुंच प्रदान कर सकता है। इन दिनों जब अनेक संगठन और व्यवसाय क्राउड फंडिंग की मांग कर रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गए हैं और इनमें कई अभियानों के बीच में अपने अभियान को आगे रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। एक सफल क्राउड फंडिंग अभियान चलाने के लिए जो हमारे संभावित समर्थक हो सकते हैं, उन्हें आकर्षित करने, स्वयं के साथ जोड़ने और उनसे वित्त पोषण करवाने के लिए पर्याप्त समय, सही तरह के प्रयास और सबसे ज्यादा जरूरी एक विशेष प्रकार का मार्केटिंग स्किल, विपणन कौशल भी आवश्यक है। अनेक बार क्राउड फंडिंग से बड़ी मात्रा में धन पोषण कराना बहुत ज्यादा जटिल, समय लेने वाला साबित हो सकता है। हमने इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में आंतरिक स्रोतों से वित्त पोषण, जिसमें आय से बचाई गई जो हमारी बरकरार रखी गई कमाई है या डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास है, उससे वित्त पोषण को समझा था। साथ ही साथ ऋण वित्त पोषण का जो बाहरी स्रोत से फाइनेंसिंग है उसे भी जाना था और आज हमने बहुत विस्तार से इक्विटी वित्त पोषण, उद्यम पूंजी निवेश, अनुदान, सब्सिडी और क्राउड फंडिंग के बारे में जाना था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वित्त पोषण के अनेक प्रकार के साधन हैं और कोई व्यवसाय किस साधन का चुनाव करेगा वो अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें परियोजना का आकार, जटिलता, कंपनी के स्वयं के कैसे वित्तीय संसाधन और साख है, क्या सामने अलग अलग वित्त पोषण के विकल्प उपलब्ध हैं, उनकी नियम और शर्तें क्या हैं, सब कुछ ध्यान रखा जाता है और सही वित्त पोषण विकल्प का चयन करते समय एक सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करके कंपनी के लिए सभी वित्तीय जोखिमों को न्यूनतम रखते हुए परियोजना की जैसी जरूरत है उसे पूरा करने वाले वित्त पोषण विकल्प को चुनना चाहिए। एक व्यवसाय में सही प्रकार के वित्त पोषण स्रोत का चयन व्यवसाय की सफलता और वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद है आपको ये लर्निंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसे लाभकारी समझते हैं तो इसे पसंद भी करें और अपने साथियों के साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको इस विषय के स्टडी नोट्स चाहिए तो चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।